Hello everyone. Today we will start Kshitij class 9 chapter 1. दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा कहानी प्रेमचंद जी, जो कि हिंदी साहित्य जगत के उज्जवल नक्षत्र थे, महान कथाकार थे, उपन्यास सम्राट के नाम से फेमस थे, के द्वारा लिखी गई है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। इनकी शिक्षा विभाग में नौकरी भी लग गई, किंतु देशभक्ति के जोश के कारण, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और अपने लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। हिंदी साहित्य को बहुत हानि हुई, किंतु इस उज्जवल नक्षत्र की रोशनी आज भी चारों ओर उजागर है। इनकी कहानियाँ, इनके उपन्यास आज भी हर किसी को द्रवीभूत कर देते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी कहानियों के नायक आज के समाज के नायक हैं। इनकी कहानियाँ, इनके उपन्यास आज के समाज की कहानियाँ कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने आज वर्तमान के परिदृश्य को वर्तमान में ही लिख रहे हैं, किंतु प्रेमचंद जी का देहांत 1936 में हो चुका था। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और इनके उपन्यास, इनके कहानियों पर कई चलचित्र बन चुके हैं, कई धारावाहिक बन चुके हैं और फिल्में बन चुकी हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, जैसा वातावरण देखा, जैसा जनजीवन देखा, उसी को अपनी लेखनी द्वारा अपने साहित्य में उकेर दिया। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय रहे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। सो अंडरलाइन दीज वर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। उनकी भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता से किया है। नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर। दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार पशु और मानव, मनुष्य, पशुओं का मालिक आपस में आत्मीय संबंध रखते हैं, भावनात्मक संबंध रखते हैं। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र, हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है।
बड़े ही रोचक शैली में उन्होंने यह कथा लिखी है। इस कथा के महानायक हीरा और मोती नामक दो बैल हैं। पूरी कहानी, पूरी कथा, पूरा पाठ इन्हीं दोनों बैलों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। झूरी जो कि किसान है, उसके पास पछाई जाति के दो बैल थे। दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती था। दोनों बैल स्वामी भक्त थे, साथ ही साथ परम मित्र भी थे। अपने स्वामी को खुश करने के लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहते थे। साथ ही झूरी जो कि दोनों बैलों का मालिक था, अपने बैलों से पुत्रवत प्यार करता था, प्रेम करता था, स्नेह करता था। दोनों को जितना काम में लेता उससे ज़्यादा खिलाता था, उससे ज़्यादा उनसे स्नेह करता था। बड़े ही प्यार से, सम्मान के साथ उन्हें खाना खिलाया करता था। साथ ही साथ दोनों बैल परम मित्र थे, एक दूसरे की मुसीबत के समय मदद किया करते थे, एक दूसरे का वज़न अधिक से अधिक बोझा ढोने की कोशिश करते थे, यथासंभव अपने मालिक और अपने मित्र की सुरक्षा, उनके हित का ध्यान रखते थे। सो नाउ इन दिस चैप्टर, फर्स्ट थिंग, प्रेमचंद जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ दोनों बैल हीरा और मोती, दोनों के व्यक्तित्व के बारे में, दोनों के व्यवहार के बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इस पाठ में जो नैतिक मूल्य, नीति विषयक मूल्य, मानवीय मूल्य जो बताए गए हैं, मोरल वैल्यूज़ जो बताई गई है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उस पर बेस भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ इस पाठ में ये बताया गया है कि किस प्रकार कांजी हाउस में, कांजी हाउस एक ऐसा स्थान जहाँ आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता था, वहाँ हीरा और मोती भी अनायास ही कैद हो गए। स्वतंत्रता पाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, किंतु बच नहीं सके और कांजी हाउस में कैद कर दिए गए। वहाँ से जब उन्होंने देखा कि वहाँ कैद अन्य पशु मरणासन पर बैठे हैं, मरने वाले हैं, भूख प्यास से व्याकुल हैं, निशक्त होकर, निढाल होकर जमीन पर पड़े हैं, ऐसा लग रहा है मृत पशु हैं, किंतु उन्हें देखकर दोनों को बहुत दया आई। दोनों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष किया और खुद तो स्वतंत्र नहीं हो पाए, किंतु वहाँ के अन्य पशुओं को स्वतंत्र कर दिया। और उससे पता चलता है कि हमें हर परिस्थिति में परोपकार करना चाहिए, दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इस तरह से कई मोरल वैल्यूज़ इसमें सिखाई गई है, कई ऐसे सद्गुणों का विकास इसमें किया गया है। प्रेमचंद जी ने कई नीति विषयक मूल्य इसमें स्थापित करने की कोशिश की है। साथ ही साथ पशुओं के साथ मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी बताया गया है। और कई ऐसे दृश्य इसमें दिखाए गए हैं जिसको पढ़कर हमारी आंखें नम हो जाती हैं, हम द्रवीभूत हो जाते हैं। सचमुच महान कथाकार प्रेमचंद जी एक सच्चे लेखक थे, मनुष्य ही नहीं पशुओं के मन की भावना को भी जानने वाले लेखक थे। सो नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज चैप्टर। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, बुद्धिहीन जिसमें बुद्धि ना हो। और सचमुच हम गधे नाम से, गधे की संज्ञा से ऐसे व्यक्तियों को परिभाषित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम गधा कह देते हैं जो बहुत सीधे होते हैं या उनमें समझ कम होती है। सुनाओ, यहाँ प्रेमचंद जी ने गधे की संज्ञा को ही परिवर्तित कर दिया है। उन्होंने बताया है कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को
परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है और ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया कभी दिखाई नहीं देगी। वैशाख के चाहे एक आध बार कुले लेकर लेता हो, मस्ती में उछल कूद कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। प्रेमचंद जी ने यहाँ भारतीयों की भी तारीफ की है कि भारतीय जो अपने बुरे समय के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, शराब आदि नशा नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अफ्रीका में उनकी बहुत दुर्दशा हुई। सुनाओ, आगे प्रेमचंद जी कहते हैं, कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह कौन है? बैल। जिन बैलों की हम कथा इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलते हैं, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचे ही होता है, क्योंकि गधा कभी किसी को मारता नहीं है, कभी गुस्सा नहीं करता है। सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी झूरी काछी के। सो नाउ फर्स्ट थिंग, झूरी काछी जाति का है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी एक किसान है जो काछी जाति का है, उसके पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों बैल हीरा और मोती पछाई जाति के थे। सो मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोनों बैल देखने में बहुत सुंदर थे, काम में बहुत चौकस, डील में ऊंचे, बहुत ही सुंदर जोड़ी थी। बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों भाइयों के समान रहने लगे थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में चुप रहकर, क्योंकि वह पशु है, विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, और मूक भाषा में बात आप भी आई थिंक एग्जाम्स में कर ही लेते होंगे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, झगड़े के नाते से नहीं। विग्रह का मतलब झगड़ा, केवल विनोद के भाव से, मस्ती में, आनंद में। जिस प्रकार आप भी कई बार अपने मित्रों के साथ मस्ती में झगड़ा कर बैठते हैं। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है।
जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में जहाँ इनका चारा डाला जाता है वो स्थान खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई दोनों बैलों की जोड़ी ससुराल भेज दिया। दैट मीन्स झूरी उसकी पत्नी को दोनों बैल पसंद नहीं थे। दोनों बैलों के प्रति झूरी का इस तरह से समर्पण भाव, आत्मीयता का भाव झूरी की पत्नी को पसंद नहीं था। अतः उसने झूरी से जिद की कि दोनों बैल मेरे भाई अर्थात गया के पास भेज दो, और मजबूर होकर झूरी को दोनों बैल अपने ससुराल भेजने पड़े। सब बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि हमें कोई ले जा रहा है, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आपस में मूक भाषा में बात की कि हमारे मालिक के प्रति हमारी स्वामी भक्ति में, हमारे कार्य में कौन सी कमी रह गई थी। वह हमें किसी और को क्यों बेच रहा है। अगर उसे और कार्य कराना था तो हमें कहता, हम और कार्य करने को तैयार थे। लेकिन इस तरह हमें बेचा जाना हमें बर्दाश्त नहीं, हमें मंजूर नहीं। हम अपने स्वामी से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या करें, पशु थे। मन ही मन सोच रहे थे, दुखी थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मालिक उन्हें बेच रहा है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाना, गोई अगेन दोनों बैलों की जोड़ी, दांतों पसीना आ गया। दोनों बैलों में एकता थी और कहते हैं संगठन में शक्ति है। दोनों बैलों में मित्रता थी। दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि हमें नए मालिक के पास नहीं जाना है, इसलिए वह आसानी से जाने को तैयार नहीं हो गए। गया पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके उखाड़ते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला, क्योंकि दोनों में सेल्फ रेस्पेक्ट था, आत्मसम्मान था। जब तक सम्मान से उन्हें चारा नहीं दिया जाएगा वह नहीं खाएंगे। एक ने भी नांद में मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, कनखियों से, तिरछी नज़रों से। जब गांव में सोता पड़ गया, सुनसान पड़ गया, सब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। उस रस्सी को तोड़ दिया, उस खूंटे को तोड़ दिया जहां उन्हें बांधा गया था, और घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है, बट संगठन में शक्ति होती है। पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक ही झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। झूरी उनका पुराना मालिक। तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया,
प्रेमालिंगन किया, चुंबन किया। यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, अर्थात पड़ोस में जो बच्चे थे उन लोगों ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, प्रशस्ति पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर और कोई भूसी, और दोनों बैलों को बड़े प्यार से खिलाने लगे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, आदमी। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, उसे बहुत गुस्सा आया। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, यह आरोप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? तुम्हारे भाई ने इसे कुछ खाने को नहीं दिया होगा, इसलिए ये भागा है। स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मर जाए। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। जो उनका वर्कर था उसे ऑर्डर दे दिया गया कि बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा खिलाया जाए। बैलों ने नान में मुंह न डाला, और जब डाला तो वो खाना फीका फीका, न कोई चिकना न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, अपने मालिक का इंतजार करने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते हो? मजदूर ने कहा, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की ही कहोगे। सो इस तरह से दोनों बात करते हैं। फर्स्ट scene is complete. I think that is enough for today. Tomorrow we will again read this chapter, scene 2. Thank you.